नमस्ते। भारत का नक्शा हम सब ने देखा है ना? अक्सर इसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर कभी सोचा है कि ये नक्शा, ये जो लकीरें हैं, ये बनी कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही ड्रामेटिक और कॉम्प्लेक्स कहानी है, संघर्ष की, समझौतों की और एक राष्ट्र बनाने की कहानी। तो यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हम बात करने वाले हैं। वो भारत का नक्शा जिसे हम आज जानते हैं, वो आखिर बना कैसे। ये कहानी सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं है, ये भारत की पॉलिटिकल जर्नी की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो नक्शा हम देखते हैं ना, ये एक बहुत लंबे सफर का नतीजा है। ये आज का भारत है, लेकिन अगर हम 1947 में वापस जाएं, तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी, एक बिखरी हुई पहेली की तरह। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं आज़ादी के ठीक बाद के भारत से। ये एक अधूरा नक्शा था और इसे एक साथ जोड़ना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था। अब जरा सोचिए, इस चैलेंज का स्केल कितना बड़ा था। 1947 में भारत 552 से भी ज्यादा रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ था। हर रियासत का अपना राजा, अपने कानून, इन सबको एक तिरंगे के नीचे लाना वाकई में एक मॉन्यूमेंटल काम था। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों को इस चैलेंज का अंदाजा पहले से था। इसीलिए उन्होंने हमारे संविधान में ही एक बहुत पावरफुल टूल बनाया, जिसने भविष्य में भारत के नक्शे को शेप किया। और ये टूल किट है आर्टिकल 3। ये भारतीय संसद को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है। मतलब संसद चाहे तो एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का एरिया कम या ज्यादा कर सकती है, उसकी बाउंड्रीज बदल सकती है और यहां तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। और ये सब करने के लिए उसे राज्य की सहमति की जरूरत नहीं है। इसी वजह से हमारा संविधान भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनका मतलब बहुत गहरा है और ये भारत के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। देखिए, खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे समझाया था। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने के पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली, कि भारत का संघ राज्यों के बीच किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है, और दूसरी और सबसे जरूरी कि किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब संघ को तोड़ा नहीं जा सकता। और ये जो फर्क है ना, वो यहां बहुत साफ साफ दिखता है। अमेरिका को कहते हैं एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब ना तो संघ को तोड़ा जा सकता है, ना ही राज्यों को। लेकिन भारत क्या है? भारत है एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब हमारा देश, हमारा संघ तो इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन देश की भलाई के लिए राज्यों की सीमाओं को बदला जा सकता है, उन्हें तोड़ा जा सकता है। तो ठीक है, ये तो हुई थ्योरी, पर प्रैक्टिस में ये कैसे हुआ? आज़ादी के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा काम था उन 552 से ज्यादा रियासतों को भारत में शामिल करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में यह मुश्किल काम पूरा हुआ। हैदराबाद, जूनागढ़ जैसी कई रियासतों को बातचीत से और कहीं कहीं सख्ती से भारत में मिलाया गया। इसके बाद 1950 में इन सभी इलाकों को मिलाकर एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया गया। ये 1950 का नक्शा है। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। राज्यों को पार्ट A, B, C और D ऐसी 4 कैटेगरीज में बांटा गया था। ये बस एक काम चलाओ इंतजाम था, क्योंकि अब देश के कोने कोने से एक नई और बहुत जोरदार मांग उठने लगी थी। और वो मांग थी भाषा। भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाने की मांग। ये हमारी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने भारत के नक्शे की पूरी तस्वीर ही बदल दी। पहले तो सरकार इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ थी। उन्हें डर था कि इससे देश टूट सकता है। लेकिन 1952 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्रीरामुलु ने 56 दिन की भूख हड़ताल की और उनका निधन हो गया। इसके बाद जो हिंसा भड़की, उसने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, आंध्रा। इसके बाद सरकार ने पूरे देश के लिए फजल अली कमीशन बनाया और फिर 1956 में पास हुआ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और ये देखिए बदलाव कितना जबरदस्त था। बाईं तरफ है 1950 का वो कॉम्प्लिकेटेड 4 हिस्सों वाला सिस्टम, और दाईं तरफ है 1956 के बाद का एक ज्यादा लॉजिकल नक्शा। ये एक तरह से भारत के नक्शे का रीबर्थ था। इस 1956 के एक्ट ने वो पार्ट A, B, C, D वाला सिस्टम खत्म कर दिया और उसकी जगह बनाए गए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का नक्शा अब वैसा दिखने लगा था जैसा हम आज पहचानते हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती है। भारत का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है,
ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह हैं जो समय के साथ और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बदलता रहा है। 1956 के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। 1960 में बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, जिससे हरियाणा बना, और हाल ही में 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया आज भी जारी है। तो इस पूरे सफर का मतलब क्या है? भारत के नक्शे की ये कहानी हमें हमारे देश के कैरेक्टर के बारे में क्या बताती है? ये हमें वापस उसी एक पावरफुल आइडिया पर लाता है। भारत विभक्त हो सकने वाले राज्यों का एक अविभाज्य संघ है। मतलब देश एक है, अखंड है, लेकिन देश के अंदर की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल हैं। वो लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बदल सकती हैं। और सच कहूं तो यही फ्लेक्सिबिलिटी भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक रही है। इसने देश को इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी अलग अलग रीजनल डिमांड्स को मैनेज करने में मदद की है। ये एक तरह से एक सेफ्टी वाल्व का काम करता है, जिससे नेशनल यूनिटी बनी रहती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी ने आज तक तो भारत को जोड़े रखा है, पर भविष्य में इसके सामने क्या नए चैलेंजेस आ सकते हैं? क्या नई मांगें उठ सकती हैं? ये वो सवाल है जो भारत के भविष्य को भी शेप करता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।